हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वन शॉट वीडियो में हम क्लास 10 के रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है, चैप्टर 1 है, इसके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को हम कराएंगे, ठीक है। और देखिए, ये जो 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले और जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे चैप्टर नंबर 1 से, वह क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है। और यही नहीं, आप इसी क्लास में ये जो है अभिकारक उत्पाद और संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं और उपचयन अपचयन, ठीक है, विस्थापन द्विविस्थापन, जितने भी क्वेश्चन है, जितने टाइप के क्वेश्चन है, उसे आप इसी वीडियो में पूरा कराएंगे, ठीक है। देखिए, आपको जो ये साफ साफ यदि नहीं दिख रहा होगा, यदि यह जैसे धुंधला टाइप का दिख रहा होगा, तो आप सेटिंग से जो है अपना क्वालिटी को चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा यहाँ पे दिखे हैं कि अभिकारक पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अभिकारक किसे कहते हैं, ठीक है। अभिकारक किसे कहते हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा अभिकारक तथा उत्पाद को किसे कहते हैं, ठीक है, और इसके उदाहरण देकर समझाइए। इस टाइप से पूछेगा, इस टाइप से। और इसमें पूछेगा संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये तो नॉर्मल ही पूछता है, और आप चाहें तो इसका उदाहरण भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, हमारा इसमें है अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं और जो बाईं ओर लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बाईं ओर लिखे जाते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया बाईं ओर, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में बाईं ओर लिखे जाते हैं। और यदि एक से अधिक अभिकारक हो, ठीक है, यदि इनके मतलब जो अभिकारक है बाईं ओर लिखे जा रहे हैं, उन एक से अधिक अभिकारक हो तो उनके मध्य क्या होता है, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। उसे हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अभिकारक कहते हैं। देखिए, अभी हमें जो क्वेश्चन है इसे हम पढ़े, आपको समझ में नहीं आया होगा। अभी देखिए, हम आगे उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। उत्पाद को पढ़ते हैं। लिखे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया की दाईं ओर लिखे जाते हैं, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया की दाईं ओर लिखे जाते हैं और तथा यह अभिकारकों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। देखिए, यहाँ तक आपको अभी तक नहीं समझ आया, फिर भी हम दोबारा से समझाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे देखिए, उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण ना, उदाहरण से समझिएगा, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, उदाहरण हमारा हो गया, जैसे अभिकारक को समझना है तो हम मान लीजिए हम ले लिए A प्लस B, कोई भी ऐसे ही ले लिए, और इसका हम जब रिएक्शन का है तो हमारा क्या बन रहा है भैया? AB बना है, ठीक है। और हम ये जो इस टाइप इधर होते हैं, बोले हैं ना, जो बाईं ओर होते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो इस टाइप होते हैं, जो इधर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद, ठीक है। जो दाईं ओर होते हैं वो उत्पाद होते हैं, और जो बाईं ओर होते हैं, ठीक है, जो बाईं ओर होते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। देखिए, अब इसे समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे अभिकारक किसे कहते हैं? देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया मान लीजिए है, ठीक है, एग्जाम्पल लिए हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, और जो बाईं ओर अभिक्रिया की, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें बाईं ओर लिखे जाते हैं, और एक से अधिक अभिकारक होने पर इनके मध्य प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। हम देखिए, जो 2 बार 3 बार रिपीट करते थे, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि वन शॉट वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। देखिए, उसके बाद उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद उसे कहते हैं, देखिए, जो यदि आप एक लाइन में इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे उत्पाद उसे कहते हैं जो अभिकारकों से मिलकर बना होता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। यदि आपको इसको और बढ़ा कर लिखना है तो आप इसे लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की दाईं ओर लिखे जाते हैं, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया की दाईं ओर लिखे जाते हैं तथा अभिकारकों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई। यदि नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को करके पीछे कर देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को आप पीछे कीजिए, उसके बाद फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारा है, देखिए, लिखे है संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। सभी में आपको उदाहरण देना होगा। यदि आपको उदाहरण याद हो, या फिर एग्जाम्पल में दे दीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, उसे हम उत्पाद कहेंगे इस साइड, और इसे अभिकारक कहेंगे, ऐसे आप लिख सकते हैं।
देखिए रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं आप इसको समझिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया है, मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन लेंगे, अभिकारक लेंगे और क्या लेंगे, उत्पाद लेंगे। तो वही लिखे हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक से प्राप्त उत्पाद, अभिकारक से ही उत्पाद प्राप्त हो रहा है ना, तो अभिकारक से ही प्राप्त उत्पाद में उपस्थित विभिन्न तत्व, ठीक है, विभिन्न तत्व के परमाणु, ठीक है, विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या समान होने पर, या ठीक है, जो उनकी परमाणु जो है, जो विभिन्न उपस्थित, जैसे हमारे जो अभिकारक है, अभिकारक से जो हमारे उत्पाद में रहे, उनके जो विभिन्न तत्वों के जो परमाणु समान हो, ठीक है, समान होने पर ही उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बहुत सारी किताबों में इसे अलग अलग प्रकार से लिखा होगा। देखिए जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण, उदाहरण में आप इसको, इस उदाहरण को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए उदाहरण में हमने लिए, जैसे मान लीजिए हमने लिए Mg, ठीक है, Mg, उसके बाद हम ले लेते हैं मान लीजिए O2, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बन जाता है MgO, ठीक है। जब अब देखिए यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हुआ, अभिकारक से उत्पाद प्राप्त हुआ। ये तो हो गया जो कि इसका अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा इससे बना देंगे। मगर इसमें संतुलित रासायनिक समीकरण में आप समझिएगा कि जो देखिए इसमें बोल रहा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, जो भाग लेते हैं, लेने वाले, ठीक है, अभिकारक से उत्पाद, ठीक है, अभिकारक से प्राप्त उत्पाद में उपस्थित विभिन्न तत्व, जो अभिकारक है उससे प्राप्त विभिन्न तत्व, ठीक है, विभिन्न तत्वों के परमाणु, ठीक है, ये जैसे ए परमाणु है, परमाणु की संख्या समान होने पर। मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो परमाणु है यहाँ पे, जैसे देखिए O2 2 है मगर यहाँ पे 1 है, ठीक है, इसी को बोल रहा है कि संतुलित जो परमाणु की संख्या है, जैसे यहाँ पे O2 ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 1 है, इसी को संतुलित यानी कि बराबर, जब बराबर करेंगे तो उसे ही हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो देखिए तो हम इसे बराबर करते हैं, जैसे हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे O2, ठीक है, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी हम 2 कर देते हैं, तो 2 Mg हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया, तो हमको यहाँ पे 2 इसको भी करना होगा, 2 Mg हो, क्योंकि इसे बराबर यानी कि संतुलित करना होगा, ठीक है। फिर से आप समझिएगा इसी समीकरण से, जैसे देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, ठीक है, अभिकारक से प्राप्त उत्पाद, ठीक है, अभिकारक से प्राप्त उत्पाद की, ठीक है, में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु, जो इसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु है, चाहे जितने भी परमाणु है, ठीक है, हमसे उससे नहीं मतलब, चाहे जितने भी परमाणु हो, ठीक है, परमाणु, मगर उसकी जो संख्या हो वो समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। तब आशा करते हैं कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखेंगे उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया को। देखिए यहाँ पे जो उपचयन है उसे पहले कहते क्या हैं और क्या कहते हैं। जैसे देखिए जैसे उपचयन को हम कहते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और देखिए इसके इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऑक्सीकरण और उपचयन ये तीनों एक ही कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आपका नाम घर का कुछ और होता है और कॉलेज या फिर स्कूल का कुछ और होता है, वैसे इसे उपचयन भी कहते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं, और इंग्लिश में तो आप जानते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इसे जो कि इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन, इसका एक ही नाम है, बहुत सारे लोगों का एक ही नाम होता है, स्कूल हो या फिर कॉलेज, ऐसे इसका नाम है, किंतु इसका इंग्लिश में रिडक्शन, ठीक है, READACTION, ठीक है, रिडक्शन। आप इंग्लिश पर ध्यान ना दीजिए, ठीक है, आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें लिखा है कि उपचयन, उपचयन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना हो। देखिए हम लिखना जब लिखेंगे तो आप लिखिएगा कि उपचयन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना हो या फिर ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का निकलना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन। बहुत सारी किताबों में लिखा होता है कि जैसे इसका अपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है, उसे हम उपचयन कहते हैं। आप वह भी लिख सकते हैं और इसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसके हम जो कि इसके परिभाषा देखते हैं, ठीक है, इसके परिभाषा में लिखेंगे जस्ट इसका ऑपोजिट, लिखेंगे कि अपचयित उसे कहते हैं या फिर रिडक्शन उसे कहते हैं जो जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना हो, ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना हो और ऑक्सीजन का निकलना हो, उसे हम अपचयन कहते हैं।
आइए उसको उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम देखेंगे उदाहरण, ठीक है, उदाहरण में देखते हैं उदाहरण। उदाहरण उदाहरण समझिएगा, जैसे हमने लिए उदाहरण में Mg, ठीक है, Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 को जो हम रिएक्शन कराते हैं तो MgO बनता है, ठीक है, MgO। हम इसे संतुलित, ठीक है, हम संतुलित ही कर देते हैं पहले, ठीक है। जिससे देखिए यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे O1 है, यहाँ पे 2 लगा दिए तो यहाँ पे 2 Mg हो गया और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, मगर इधर एक Mg है तो यहाँ पे 2 लगाते हैं, 2 Mg, ठीक है, 2 Mg हो गया। अब देखिए इसमें इसमें हो क्या रहा है कि जब देखिए Mg, फर्स्ट वाले टर्म को आप जो देखेंगे Mg है, Mg से हमारा बन रहा है MgO, ठीक है, Mg से हमारा क्या बन रहा है MgO, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, जो Mg है, जो इसमें Mg है उसमें क्या ऑक्सीजन आकर जुड़ रहा है, बोल रहे हैं ना ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें क्या है Mg में ऑक्सीजन आकर जुड़ रहा है, Mg में ऑक्सीजन आकर जुड़ रहा है, यानी कि हमारा क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन, ठीक है, एक ही कहिए। मान लीजिए हम इसको ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ा है, ऑक्सीजन आकर जब जुड़ता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं या उपचयन कहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा, जिसे हम क्या कहते हैं भैया अपचयन, ठीक है, अपचयन। अपचयन की परिभाषा हमने बता दिया कि जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना हो और ऑक्सीजन का निकलना हो उसे हम क्या कहते हैं भैया अपचयन कहते हैं। इसके उदाहरण जो है बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, जैसे हम उदाहरण में एक ले लेते हैं, इन दोनों का उदाहरण एक ही हम लेते हैं, ठीक है, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में हम जैसे इनका ले लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं CuO, ठीक है, प्लस H2 बराबर, जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा Cu प्लस H2O, ठीक है, Cu प्लस H2O। आशा करते हैं कि आप सभी को इधर तक दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं CuO प्लस H2 बराबर Cu, उसके बाद देखिए Cu प्लस H2O, यही लिखे हैं। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले इसको समझिएगा। यहाँ पे हमको दिख रहा होगा फर्स्ट टर्म, जो पहला टर्म है, इसमें Cu से हमारा क्या बन रहा है CuO से हमारा बन रहा है Cu, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है कमी, यानी कि ऑक्सीजन का निकलना किसमें है, ऑक्सीजन जब निकलता है तो उसे हम अपचयन या फिर रिडक्शन करते हैं। इसमें देखिए CuO से Cu बन रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है, ठीक है, तो इसे हम करेंगे अपचयन, अपचयन कहेंगे या फिर रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन कहिए या फिर अपचयन कहिए। ये हो गया हमारा। देखिए अब इसी उदाहरण को हम देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में। आप आओ बहुत सारे उदाहरण होते हैं, आप एक ही उदाहरण 2 उदाहरणों को याद करेंगे तो उसमें आप दे सकते हैं, यदि आपको समझ में आए तो कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। देखिए अब इसी उदाहरण को हम इसमें समझाएंगे। हाँ, रेडॉक्स अभिक्रिया कुछ खास नहीं होता है इसमें। देखिए जो अपचयन सीखे और उपचयन सीखे, ठीक है, जो अपचयन और उपचयन सीखे उसी को मिलाकर यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। जैसे देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम इसके उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण में हम यही उदाहरण लेते हैं, ठीक है, CuO प्लस H2, उसके बाद जब हम इसका रिएक्शन करेंगे तो Cu प्लस H2O जल बनता है, ठीक है, H2O जल बनता है। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि भैया जो Cu है CuO से हमारा बन रहा है Cu, ठीक है, CuO से बन रहा है हमारा Cu, तब हमारा यहाँ बोले कि हमारा अपचयन हो रहा है, ठीक है, अपचयन क्यों हो रहा है भैया, क्योंकि ऑक्सीजन का निकलना हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन का निकलना हो रहा है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन का निकलना यानी कि अपचयन हो रहा है, ठीक है, अपचयन। अब यही में हम देखेंगे कि जो हमारा H2 है, ठीक है, हाइड्रोजन जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को इस टाइप से, हाइड्रोजन जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है कि जो यहाँ पे H2 है, H2 में आकर H2O जो मतलब कि O का जुड़ना हो रहा है। ये देखिए पहले टर्म को हम देखें कि ऑक्सीजन का निकलना हो रहा है तो हम कह दीजिए कि अपचयन हो रहा है, मगर दूसरे जब हम देख रहे हैं कि H2 में क्या हो रहा है भैया, H2 में H2O यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है भैया, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना तो हमारा यहाँ पे हो गया अपचयन, ठीक है, अपचयन या ऑक्सीकरण। समझ में आई बात।
देखिए यहाँ पे CuO है, यानी कि ऑक्सीजन निकल रहा है, Cu बन रहा है, तो हम ऑप्शन, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, H2 से H2 बना है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण कहिए या फिर उपचयन कहिए या फिर आप उसे ऑक्सीडेशन कहिए, और इसका नाम है अपचयन, या फिर इसे इंग्लिश में रिडक्शन कह सकते हैं। देखिए ये जो हो गए अपचयन, उपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया, इसे आप याद रखेंगे क्योंकि ये 2 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम देखेंगे अगला टॉपिक। तो आशा करते हैं कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, और जो कि क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी हम देखेंगे। ठीक है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को हम सबसे पहले इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। देखिए इसकी परिभाषा में लिखा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया है में उत्पाद के निर्माण के साथ, जो उत्पाद बन रहा है उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा, देखिए ये याद रखिएगा ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा या ऊर्जा भी उत्पन्न हो, ऊष्मा यहाँ पे याद रखिएगा, ऊष्मा भी उत्पन्न हो या फिर ऊर्जा, ऊर्जा कहिए या फिर ऊष्मा भी उत्पन्न हो, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया, हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। आइए उसके उदाहरण देखते हैं, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं। ठीक है, उदाहरण हम जैसे ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया CH4, ठीक है, CH4, उसके बाद हमने ले लिया प्लस में O2, ठीक है, जब हम इसके रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है CO2 प्लस में H2, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम उसके बाद हमारा प्लस में ऊर्जा भी मिलता है, ऊर्जा, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, इसके संतुलित करते हैं। ठीक है, संतुलित सबसे पहले कर लें। संतुलित के लिए देखिए यहाँ पे कि जो यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ठीक है, 2 ऑक्सीजन, 2 यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 लगाए, 2 दिन 4 ऑक्सीजन, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ, मतलब 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो गया संतुलित। देखिए इसके जो उदाहरण है आप इसे डायरेक्ट याद कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट याद कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इसके संतुलित, अब इसको हम क्या, इसमें ट्रिक क्या बताएं, कुछ ट्रिक बताने लायक नहीं है कि CH4 प्लस O2 जो हम आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा CO2 प्लस H2O जल बनता है। ठीक है, यहाँ पे इसको याद रखिएगा। यदि देखिए जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इसके उदाहरण को आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो हम आगे बताएंगे इसके एक और उदाहरण, ठीक है, जो कि वो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से याद होगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, हम आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बताएंगे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और इसके जो उदाहरण और परिभाषा को भी बहुत आसानी से याद कराएंगे। जैसे इसमें हम बोले हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद, देखिए ये क्या होता है हमारा, ये उत्पाद बोले है ना, देखिए इस साइड जो होते हैं, हम इसके पहले भी अभिकारक और उत्पाद पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसी में अभिकारक, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, अभिकारक, और इस साइड को हम क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक है, उत्पाद, ये हो गया उत्पाद। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें, ठीक है, उसमें उत्पाद प्राप्त हो, ठीक है, उसमें उत्पाद प्राप्त हो प्लस हमको ऊर्जा भी प्राप्त हो। जिस रासायनिक अभिक्रिया में हमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी प्राप्त हो उसे हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप इसे 2-3 बार रिपीट कीजिए या फिर वीडियो को पीछे करके देखिए। हम बार बार कहते हैं कि वीडियो को पीछे करके देखिए, 1 बार 2 बार देखेंगे आपको खुद याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने बता दिया कि उत्पाद के साथ साथ यदि ऊर्जा भी मिल रहा है तो हम उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा है देखिए यहाँ पे होगा ऊष्माक्षेपीय हो गया, उसके बाद हमारा है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। ऊष्माशोषीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो, चाहे जितने भी रासायनिक अभिक्रिया हो, यदि हमें उसमें क्या करना हो कि ऊर्जा मतलब वो ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, यानी कि ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है, तो हम उसे कहेंगे ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। ठीक है, देखिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित हो, ठीक है, ऊष्मा अवशोषित हो, उसे हम ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि आप समझिएगा, यदि हमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी मिले, यदि जिसमें ऊर्जा मिलता है उसे हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जिसमें ऊर्जा ग्रहण करते हैं, वो खुद ग्रहण करते हैं या फिर अवशोषित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके उदाहरण को देखिएगा, ये जो उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण को आप याद रखिएगा। उदाहरण यदि आप याद रखेंगे तो अब इसकी उदाहरण से ही
जो इसके उदाहरण है, इससे ही आप क्या कर सकते हैं कि इसके जो परिभाषा है उसे आप व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए N2 प्लस O2। ठीक है, N2 प्लस O2 की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है NO। ठीक है, NO2। ठीक है, NO2, सॉरी 2NO। ठीक है, गलती से बोल दिया क्योंकि उसके लिए हमारा दूसरा कुछ हो जाता है 2NO। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम संतुलित करना चाहे 2NO है, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 NO। ठीक है, ये हो गया हमारा उदाहरण। हमने पहले बोला कि इसके उदाहरण को आप याद रखिएगा। ठीक है, उदाहरण को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे जो हम बोले ना ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के हम जो उदाहरण है उसे हम याद कराएंगे। याद कराने का मतलब है, देखिए अब जैसे क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सब जितने भी हम कराए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, उसमें ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये जैसे आएगा क्वेश्चन इसमें आएगा, जैसे बोलेगा कि जो देखिए श्वसन को, जो श्वसन है उसको हम ऊष्मा क्षेपीय श्वसन को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। जो श्वसन है उसे हम ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, क्या बोलेगा भैया कि जो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है उसे हम ऊष्मा जो श्वसन है उसे हम ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, उसे हम ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो आप लिखेंगे, देखिए हमने यहाँ पे इसकी जो पॉइंट है उसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, किंतु हम बता रहे हैं कि यदि आप इसके जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा बढ़ा कर लिखेंगे तो अट्रैक्टिव लगेगा, यानी कि अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन जो एग्जामिनर होगा वह नंबर कुछ जैसे 5 नंबर का है तो 3 ही नंबर देगा, यदि आप बढ़ा कर लिखेंगे तो लिखेगा 5 नंबर में 5 नंबर या फिर 4 नंबर देगा। ठीक है, देखिए लिखेंगे कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि, ठीक है, इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए क्योंकि इसमें इसके अंतर्गत भोजन छोटे छोटे, ठीक है, जो इसके अंदर है, जो हम बताते हैं कि जो इसके अंदर भोजन होते हैं वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, जब वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो हमारे शरीर को क्या करते हैं भैया, जो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो इसके अंदर का जो भी रिएक्शन होते हैं, जो भोजन होते हैं उसे छोटे छोटे पार्टों में तोड़ देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिसका कारण है कि उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब हमने पहले ही बोला जिसमें ऊर्जा हमें मिले या फिर ऊर्जा उत्पन्न हो, लिखे है ना, साथ ही साथ ऊष्मा भी या फिर ऊर्जा भी, ऊष्मा भी उत्पन्न हो। तो इसमें क्या बोला, ऊष्मा भी उत्पन्न हो तो जो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो ऊष्मा उत्पन्न हो यानी कि ऊष्मा क्षेपी की ही बात कर रहा है। इसीलिए हम तो फिर लिखेंगे, इसीलिए हम इसे इस श्वसन को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं। आप पूरा डिटेल, अब हम पूरा डिटेल लिखेंगे तो नीचे तक लिखेंगे और आपको दिखाई नहीं देगा। अब इसमें देखिए, अब ये लिख दिए, अब एग्जामिनर पढ़ेगा इतना पूरा थोड़ी, अब इसके बदले में क्या कीजिए, इसको पूरा लिखिए A to Z, उसके बाद देखिए 3-4 पैराग्राफ को लिखने के बाद आप लिखिएगा उदाहरण। ठीक है, उदाहरण आप बहुत देखिए कुछ लिखिए, इसके जो 5 लाइन में लिख रहे हैं इसको आप इसे 4 ही लाइन में लिखिए, मगर उदाहरण नहीं भूलिए। उदाहरण यदि आप भूलेंगे तो एग्जामिनर जो है नंबर कम देकर चला जाएगा। ठीक है, उदाहरण आप याद रखिएगा, उदाहरण बहुत ही जरूरी है। जैसे उदाहरण हम देखिए इसमें देते हैं, देखिए C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, O2 गैस को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है H2O प्लस CO2। ठीक है, यही हमारा बनता है। अब इसके हम क्या करते हैं, इसको हम संतुलित करते हैं। देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं 6 और यहाँ पे करते हैं 6 और यहाँ पे करते हैं 6। अब समझिएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 6 दूना 12 है ना, कितना है भैया 12, 6 दूना 12 और ये कितना है 6, 12 और 6 18 हो गया, 18 तो यहाँ पे देखिए 6 हो गया और देखा 6 दूना 12, 12 6 18, यानी कि ऑक्सीजन 6 और 6 दूना 12 18 ऑक्सीजन और 6 दूना 12 6 और 6 18 ऑक्सीजन, ये हो गया संतुलित। ठीक है, आप ऐसे लिखिएगा। इस साइड कितने हैं भैया, ऑक्सीजन देखिए संतुलित करना भी आपको सिखा रहे हैं। इसमें कितने हैं भैया 6, यहाँ पे आप हमको दिख रहे हैं 6 ऑक्सीजन, उसके बाद 6 दूना 12, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन,
यानी कि 12 बराबर कितने हो गए भैया 18 ऑक्सीजन। और इस साइड भी कितने दिख रहे हैं भैया 6 दूना अरे 6 कम 6 6 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 6 दिख रहा है और यहाँ पे कितना दिख रहा है 6 दूना 12 प्लस में यहाँ पे 12 12 6 18 यहाँ पे हो गया 12 और 6 कितने हो गए 18 हो गए। 18 ऑक्सीजन हमको मिल गया। अब हम देखते हैं क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमारा 12 है, ठीक है, हाइड्रोजन हमारा 12 है और यहाँ पे 6 दूना 12 देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा कितना है 12 और यहाँ पे 6 दूना 12, ठीक है, हाइड्रोजन हमारा 6 दूना 12। आप सभी को दिख नहीं रहा होगा तो हम बोल रहे हैं उसके लिख लीजिए। आप इसे संतुलित पर ऐसे ही कर देंगे, नहीं कि ये लगे पूरा लिखेंगे 6 + 6 12, बस यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट याद कीजिए 6 6 6 ऐसे, ठीक है। अब देखिए हमारा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो गया। अब हम देखते हैं कार्बन को। कार्बन हमारा 6 है, ठीक है, कार्बन हमारा 6 है और यहाँ पे देखिए कार्बन 6 है, यानी कि कार्बन 6 और यहाँ पे भी कार्बन 6 है। ये हो गया संतुलित, ठीक है। संतुलित भी करना हम कुछ सिखा दिया आपको कि संतुलित कैसे होता है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझिएगा। और हाँ, इसके जो उदाहरण है इसे आप रट लीजिए, इसे याद कीजिए कि हाँ कैसे होता है, इसके रिएक्शन को कैसे होता है, ठीक है। ये याद करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। यदि आप उदाहरण याद रखेंगे तो आप उदाहरण से ही इसके जो परिभाषा उसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक, ठीक है। इसे उदाहरण को तो आशा करते हैं कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमारा पहला है संयोजन अभिक्रिया और दूसरा है वियोजन अभिक्रिया और इसके बाद हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया को, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है कि रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण नहीं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में देखिएगा कि लिखे हम क्या लिखेंगे भैया, जब एक या एक से अधिक जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जैसे आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं, जैसे समझिएगा कि जैसे हम बार बार एक ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लीजिए आप क्या लेते हैं, जैसे चावल ले लीजिए और पानी लीजिए, यानी कि 2 पदार्थ लिए, ठीक है। मान लीजिए आप 2 पदार्थ लिए, एक पानी ले लिए और क्या लीजिए चावल लीजिए। जब वो दोनों पदार्थ को आपस में अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि जब उसे पकाते हैं, उष्मा देकर पकाते हैं तो हमारे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि उसका भात बन जाता है, ठीक है, भात बन जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जो रासायनिक अभिक्रिया मतलब एक प्रकार से समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आगे इसके प्रकार को भी दिखेंगे कि जो इसके रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम जैसे वियोजन अभिक्रिया देखेंगे, उष्मा द्वारा विद्युत द्वारा तोड़ा जा सके इस समय, ठीक है। आप जैसे एक उदाहरण के माध्यम से आप बस याद कीजिएगा, ठीक है, कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण आप ले सकते हैं, उदाहरण, इसमें भी आप उदाहरण दे सकते हैं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं, उदाहरण, ठीक है। आपको उदाहरण इसका याद है तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिख दीजिए। और हाँ, इस सब के उदाहरण सभी को लिखना अति आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने लिए यहाँ पे Mg ले लिए और उसके बाद हमने लिए HCl, ठीक है, HCl। जब हम इसके रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है MgCl, ठीक है, MgCl और प्लस में हमारा H2 बाहर निकल जाता है, ठीक है, H2 जो होता है बाहर निकल जाता है। अब हम इसे संतुलित नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब इसे संतुलित आप कर लीजिएगा, ठीक है, कि कहाँ पे क्या होगा। जैसे हम हर बार संतुलित किसे कहते हैं और संतुलित किसे नहीं कहते हैं, ऐसे करने लगे तो बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके Mg प्लस HCl, ठीक है, यहाँ पे आप संतुलित करने की बात करें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे MgCl2 ही होगा, ठीक है, MgCl2 होगा, हाँ यहाँ पे MgCl2 होगा। और देखिए यहाँ पे आप संतुलित करने की बात करें तो यहाँ पे जब आप 2 लगाएंगे, ठीक है, 2 लगाएंगे यहाँ पे, मान लीजिए जो 2 लगा दिए तो हमारा हाइड्रोजन 2 हो गया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 H हाइड्रोजन 2 हो गया और उसके बाद Cl2 2Cl, ठीक है, 2 यहाँ पे Cl, ये हो गया संतुलित। संतुलित भी हमने कर दिया, ठीक है। हालांकि हम सोचे संतुलित आप लोग कर दीजिए तो हम यहाँ पे संतुलित भी कर दिए, ठीक है। इसमें देख लीजिए कोई गड़बड़ी ऐसे नहीं दिख रहा है, Mg Cl2 H2, हाँ ठीक है, ठीक है।
तो इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को हम देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, ये सब जितने अभिक्रिया हैं, ठीक है, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये सब अभिक्रिया। इसके बाद विस्थापन और द्विविस्थापन, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए संयोजन अभिक्रिया में हम देखेंगे, इसको भी बहुत ही आसानी से याद करेंगे। देखिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, देखिए दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, इसमें क्या दिया, अभिकारक, ठीक है, अभिकारक हमने बता दिया है पहले ही कि अभिकारक कौन है और उत्पाद किसे कहते हैं, ये सब बता चुके हैं। अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे याद रखिए, ठीक है, कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ अभिकारक फिर समझिएगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके उदाहरण को आप बहुत ही आप जैसे भी याद कीजिए, मगर याद कीजिए, ठीक है। देखिए इसके उदाहरण को आपको याद करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण, ये मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा हम ले लेते हैं। देखिए हाँ, उदाहरण में हम ले लेते हैं, जैसे ले लीजिए Na, ठीक है, Na+Cl2। देखिए ये होते हैं सोडियम, ठीक है, सोडियम, ये हो गए क्लोरीन, ठीक है, ये हो गए क्लोरीन और ये हो गए सोडियम। जब हम इसके रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या होता है भैया, NaCl, ठीक है। जब इसके जो हम संतुलित करेंगे तो हमारा यहाँ पे, जब हम इसे संतुलित करते हैं तो हमारा यहाँ पे देखिए 2 Cl है, तो यहाँ पे 2 Cl हो गया, और 2 Na, तो यहाँ पे भी 2 हो गया, ठीक है, ये 2 है। अब देखिए इसे समझिएगा, अब इसके उदाहरण को हम याद कराएंगे। कैसे याद करते हैं, देखिए इसके उदाहरण को नहीं, अब इसकी परिभाषा को कैसे याद करते हैं, ठीक है। उदाहरण तो आपको याद करना होगा कि समझना भी होगा। देखिए जब इस साइड को सबसे पहले हम क्या कहते हैं, देखिए इस साइड के जितने भी है, इसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। आप इसे समझिए, अभिकारक, और इधर हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, उत्पाद, ठीक है। देखिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर, ठीक है, अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से करते हैं। फिर देखिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में, ये जो रासायनिक अभिक्रिया लिखे हैं, ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यदि आपको नहीं समझा तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए। देखिए अब हमारा जो है दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप समझ लीजिए जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है। इसमें अभिकारक मिल रहे थे, इसमें अभिकारक टूटेंगे, और कैसे टूटेंगे इसको भी याद रखिएगा। देखिए वियोजन अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक, ठीक है, एक अभिकारक, इससे याद रखिएगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उष्मा विद्युत, ठीक है, उष्मा विद्युत प्रकाश द्वारा टूटकर, जो आप किसी को तोड़ने के लिए अलग से उसमें ऊर्जा तो लगाना होगा, तो हमको क्या है, उष्मा विद्युत और प्रकाश द्वारा टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेते हैं। क्या बच्चे, उत्पाद बना लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखे हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके उदाहरण को याद रखना भी आपको अति आवश्यक है। उदाहरण याद रखिए। यदि आपको किसी में उदाहरण नहीं दिख रहा तो हम बोल रहे हैं उससे लिख लीजिए। देखिए हमारा हो गया CaCO3। जब हम इसमें हम ऊष्मा द्वारा तोड़ते हैं, किसके द्वारा भैया, ऊष्मा, हम मान लीजिए इसको हम ऊष्मा द्वारा तोड़े हैं, ठीक है, ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा अपघटन, ठीक है, ऊष्मा अपघटन द्वारा जब तोड़े हैं तो हमारा यहाँ पर बनेगा CaO, ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद प्लस CO2 बनेगा, CO2 यहाँ बनेगा। देखिए Ca और जो ये ऑक्सीजन है यहाँ पे लग गया, और हमारा जो CO2 है यहाँ पे हो गया। इसके आप उदाहरण को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, आप एक ही उदाहरण को याद रखिए। एक दो उदाहरण देंगे आप, यदि एक उदाहरण दे रहे हैं तो फिर भी कोई बात नहीं, यदि आपको 2 उदाहरण याद है तो और दीजिए और अच्छा होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद हम विस्थापन और द्विविस्थापन को देखते हैं, ठीक है।
तो आशा करते हैं कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, ये चारों अभिक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, विस्थापन और द्विविस्थापन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि संयोजन और वियोजन है, ठीक है। इसके अब हम उदाहरण से ही इसको याद करेंगे, ठीक है। जैसे हमने संयोजन और वियोजन का देखा, सेम वैसे ही देखेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे इसके जो उदाहरण है, हम उदाहरण देखने से पहले इसको परिभाषा को पढ़ते हैं। परिभाषा बोल रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक यौगिक, ठीक है, किसी एक यौगिक, ठीक है, यौगिक के एक परमाणु कहिए या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए, इसके उदाहरण देते हैं, एक आपको जो बोलचाल की भाषा में समझाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। पहले उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण आप याद रखिएगा, ठीक है, उदाहरण आप याद रखिएगा। जैसे हम ले लेते हैं उदाहरण के लिए, मान लीजिए हमने लिए, हाँ ठीक है, मान लीजिए हमने ले लिया आयरन Fe, उसके बाद हम ले लेते हैं CuSO4, ठीक है। जब हम इसके रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है FeSO4 और प्लस में Cu को हटा देता है। अब समझिएगा यहाँ पे इसमें हो क्या रहा है, इसके जो रिएक्शन है, इसमें देखिए जो Fe है, Fe ज़्यादा क्रियाशील है, Fe बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। तो ये क्या कर रहा है कि Cu को हटा दे रहा है और अपना स्थान यहाँ पे ले रहा है। देखिए, Cu को हटा रहा है और यहाँ पे अपना स्थान ले लिया है, FeSO4 बना ले रहा है, ठीक है, और Cu को बाहर निकाल दिया, हट जाओ, ठीक है। अब देखिए, क्रियाशील जो तत्व हैं, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कि जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व कौन है, सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन है, और इसे जो कि क्रियाशील तत्व को एक ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे कि क्रियाशील तत्व सबसे कम कौन है, सबसे बेसी कौन है, मीडियम में कौन है, कौन किसको हटा सकता है, ठीक है। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व कौन है, चाहे 4 दे देगा, उसमें आपको देखना होगा। यहाँ पे आप जैसे बोलचाल की भाषा में आप समझिएगा। जैसे देखिए, दो दोस्त होते हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं और दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं। अब कोई भी बात करें, मान लीजिए एक दोस्त के पिताजी आ गए, ठीक है, उनके पिताजी आ गए, तो दूसरे दोस्त को आप देखेंगे कि वह वहाँ से चला जाता है, ठीक है, अक्सर वह वहाँ से चला जाता है जब उसके पिताजी आ जाते हैं। तो आप क्या समझे, देखिए, जब अब उसका जो दोस्त है, मान लीजिए अब दोनों दोस्त के पास एक तीसरा दोस्त आता तो कोई नहीं जाता, तीनों एक पास बैठते, क्योंकि वह क्या है भैया, एकदम सेम समान के, मगर उसके पिताजी बड़े हैं, यानी कि बहुत, समझिए, एक प्रकार से क्रियाशील तत्व है, वह बहुत ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, Fe मतलब Fe की तरह बहुत ज़्यादा क्रियाशील तत्व है। तो उसे क्या कर रहे हैं, वहाँ से वह उसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, और पिताजी और बेटे जो है वो अपना आपस में जो भी बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार समझिए, जो उसके पिताजी हुए, कि उसके जो पिताजी हो वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, तभी तो उसको हटा दिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे समझिएगा कि जो Fe है वह बहुत ज़्यादा क्रियाशील तत्व है और Cu को बाहर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके रिएक्शन को याद कर सकते हैं। अब देखिए, रही बात परिभाषा की, तो परिभाषा को समझिएगा कि जब वह रासायनिक अभिक्रिया या जिस रासायनिक अभिक्रिया में, देखिए, किसी यौगिक जो यौगिक है, ठीक है, किसी यौगिक के, जो यहाँ पे यौगिक है ये सब, एक परमाणु ठीक है, एक परमाणु या समूह समझिए, इस समूह में समूह के स्थान पर, ये जो समूह है इसके स्थान पर कोई दूसरा समूह लग गया। ये हमारा समूह था CuSO4, मगर इसके स्थान पर कोई दूसरा समूह आ जाता है, FeSO4 आ जाता है, ठीक है, FeSO4 मान लीजिए आ जाता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है, इसे आप इस उदाहरण से याद रखिए और इसी उदाहरण से आप क्या करते हैं, बना सकते हैं इसके परिभाषा को। अब हम देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अब इसे समझिएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जिस रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक के आयनों, ठीक है, यौगिक के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाए, यानी कि उसका सामान मेरे पास आ जाए और मेरा सामान उसके पास हो जाए, ठीक है, अदला बदली हो जाए और नए यौगिक का निर्माण बन जाए, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझिएगा, जैसे मेरा सामान उसके पास चला गया और उसका सामान मेरे पास आ गया, यानी कि नया चीज हो गया। जैसे हम मार्कर है, ये मार्कर हम रेड मार्कर है, ठीक है, रेड मार्कर यदि हम किसी को दे दिए, ठीक है, और वो उसने हमको मान लीजिए ब्लैक मार्कर दे दिया, तो हमारा अदला बदला हुआ, ठीक है, अदला बदली तो हुआ ही, मगर हमको क्या हुआ कि नया मिल गया। जैसे हम अपना रेड वाला मार्कर दिए तो हमको क्या ब्लैक वाला मार्कर मिल गया, ठीक है।
तो हमको क्या हो गया, नया चीज़ बनना, मतलब नया चीज़ मिला। तो यही इसमें करा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, में वह रासायनिक अभिक्रिया यौगिक के, ठीक है, जिसके यौगिक के घटकों की अदला बदली हो जाए, ठीक है, घटक जो है उसकी अदला बदली हो जाए और साथ ही नए यौगिक बन जाए, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके उदाहरण को देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से इसे याद करेंगे फिर से, ठीक है। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण को समझिएगा। उदाहरण हम लेते हैं BaCl, ठीक है, BaCl2 और प्लस में लेते हैं Na2SO4, ठीक है। अब जब हम इसके रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखिए हमारा यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा NaCl2, तो यहाँ पे हो जाएगा, और हमारा यहाँ पे हो जाएगा BaSO4 प्लस उसके बाद हो जाएगा 2NaCl, ठीक है। देखिए अब घटकों की अदला बदली कैसे हो रही है, देखिए यहाँ पे क्या था BaCl2, ठीक है, और यहाँ पे है Na2SO4, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये B है, ठीक है, Ba है, ये कहाँ चल जा रहा है, इसके पास चल जा रहा है, ठीक है, और इसका एक घटक, समझिएगा एक घटक, ऐसे याद रखिए कि एक घटक है, ये जो एक घटक है इसके पास चल रहा है, और दूसरा घटक कहाँ जा रहा है, इसका जो दूसरा घटक है, इसका दूसरा घटक इसके पास न जाकर इसके पास जा रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए इसका 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 जो पहला घटक है वह किसके पास जा रहा है, इसके पास चला जा रहा है, ठीक है, और इसका जो पहला दूसरा घटक है वह इसके पास चला जा रहा है, यानी कि पहले घटक, ठीक है, पहला जो घटक है यहाँ पे पहले घटक यहाँ पे चल जाएंगे, और मतलब इसका एक, ठीक है, इसका एक घटक, यानी कि समझिएगा इसका Ba एक तत्व, ठीक है, एक तत्व, और इसमें का एक तत्व और इसमें का एक तत्व मिलकर दोनों अदला बदली कर नए यौगिक बना रहे हैं, और इसमें का एक तत्व और इसमें का एक तत्व मिलकर क्या कर रहे हैं, एक नए यौगिक बना रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिएगा जिस रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक के आयनों, ठीक है, यौगिक के आयनों जो ये दोनों आयन हैं, ठीक है, आपस में अदला बदली करें, मतलब इसका एक समान इसके पास और इसका एक समान, जैसे Ba, ठीक है, Ba इसको दे दिया, ठीक है, और इसे Na ले लिया, ठीक है, तो NaCl बना लिए। तो क्या कर रहे हैं कि आयनों में अथवा घटकों की अदला बदली हो जाए, घटकों की अदला बदली हो जाए और नए यौगिक बन जाए, यहाँ पे नए यौगिक दिख रहे हैं ना, नए यौगिक बन जाए, उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इसे सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके उदाहरण को भी आप समझ जाइएगा, उदाहरण क्या है, इसको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। हम बोल रहे हैं कि जितने भी हैं, जिसके भी हम एक दो उदाहरण बताते हैं उसके और बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इसके अगले टॉपिक को समझते हैं, ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है, अब इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले टॉपिक को देखते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखेंगे संक्षारण और विकृत गंधिता, ठीक है, विकृत गंधिता, ठीक है, ये दोनों है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर 2 नंबर ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे पूछ लेगा कि संक्षारण और विकृत गंधिता, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि बताइए इसके उदाहरण को बता दीजिए, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। और इसके जो परिभाषा है उसे पूछेगा तो 2 नंबर 3 नंबर इस टाइप से पूछेगा। देखिए इसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, उदाहरण बोले कि इसके जो है परिभाषा को पढ़ते हैं, परिभाषा को पढ़िएगा, लिखा हुआ है, ये देखिए जो हम लोग देखते हैं ना, जो जैसे हम आसपास देखते हैं या फिर कहिएगा जो हम घरों में देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से है कि कैसे होता है इसमें, ठीक है, संचार, उसी को हम संचार कहते हैं। जिससे समझिएगा, अभी मैं बोलचाल की भाषा में वैसे नहीं, जैसे देखिए जब कोई धातु है, ठीक है, जब कोई धातु अपने आसपास, ठीक है, अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के साथ, ठीक है, अम्ल आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, ठीक है, संपर्क में आती है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित हो जाती है, ठीक है, तब वह क्या होती है भैया, संक्षारित हो जाती है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं भैया, संक्षारण कहते हैं। अभी आप आम भाषा में बताएं कि जो हम लोग घरों में देखते हैं वैसे,
अब इसके उदाहरण को समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम बोले कि हम ये सब देखे हैं, उसी को हम संक्षार कहते हैं ना। देखिए उदाहरण, ठीक है, उदाहरण, उदाहरण हम देखिएगा, उदाहरण जैसे देखिए चांदी, ठीक है, चांदी के ऊपर काली परत, परत का चढ़ना, ठीक है, सॉरी, काली, चांदी के ऊपर काली परत लगना या फिर हाँ लगना, ठीक है, लगना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं लगना, ठीक है, काली परत, ठीक है, काली परत। जैसे देखिए जो आपके घर में जो भी महिलाएं होंगी या फिर मम्मी आपकी होंगी, वो जो चांदी की परत है, ठीक है, चांदी के जो होते हैं वो देखेंगे चांदी की परत यदि क्या होते हैं भैया, वो एक प्रकार से क्या है, धातु है। वह धातु जब बाहर जो अम्ल है आर्द्रता, मतलब किसी भी चीज़ से रिएक्शन करते हैं, यानी कि उसके संपर्क में आती हैं तो वो संक्षारित हो जाती हैं, ठीक है, संक्षारित होती हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षार कहते हैं, समझिएगा। जैसे वो चांदी है ना, जब चांदी यदि किसी के और अभाव में, यानी कि किसी से के आसपास संपर्क में आता है ना, तो उस पर काली परत चढ़ जाती है। देखेंगे आप जो चांदी के लोग पहनने लगते हैं वहाँ पे काला काला सा थोड़ा सा होने लगता है, तो उसे अब जैसे अब हटाने के लिए वो गर्म पानी में अपना जो भी प्रक्रिया गर्म पानी में करके हटाते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखिए कि जो चांदी की परत है, अब देखिए उदाहरण से आप इसे कैसे याद रखेंगे, चांदी की परत पर काली परत, यानी समझिएगा जब कोई भी, जैसे हम बताएं कि हमको जैसे लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, जब अपने जो धातु है अपने जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल और आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ये रहे उदाहरण, ठीक है, चांदी के परत, चांदी के ऊपर काली परत, ठीक है, काली परत का चढ़ना, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, काली परत का चढ़ना। अब विकृत गंधिका, ठीक है, विकृत गंधिता को समझिएगा कि इसे भी आप जानते हैं, इसे भी आप जानते हैं, आप इसको भी जानते हैं और इसको भी जानते हैं, ठीक है, दोनों को जानते हैं। इसके उदाहरण को भी समझिए आप, और इसे भी जानते हैं कि काली परत चढ़ता है, काला काला लगा रहता है, ठीक है। विकृत गंधिका, जब कोई वसा, ठीक है, जब कोई वसा जाती है उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ, ठीक है, खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आता है, ठीक है, वायु की ऑक्सीजन के संपर्क में, ठीक है, वायु की ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है या फिर उससे क्रिया करता है, ठीक है, उससे क्रिया करके एक ऑक्सीकृत हो जाता है, वो क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है तो उसमें एक विशेष गंध आने लगती है, एक जो है विशेष गंध आने लगती है, और वह उसका स्वाद जो है खराब हो जाता है, उसका स्वाद क्या होता है, खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे समझिएगा, हम इसके उदाहरण देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण और इसके उदाहरण आप दोनों को जानते हैं, ठीक है, ये दोनों को उदाहरण जानते हैं। जैसे देखिए अचार और मुरब्बा, ठीक है, अचार और मुरब्बा, ठीक है, मान लीजिए अचार को खुली रख दीजिए, ठीक है, खुला रख दीजिए, खुला होना, ठीक है, अचार को खुली रख देना या फिर खुला होना, ठीक है, अचार का खुला होना, ठीक है, अचार का खुले में रखना, ठीक है, खुले में रखना, ठीक है, रखना, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अचार को खुले में रखना। जैसे देखिए आप समझिएगा कि जो अचार है, ठीक है, अचार होगा किससे, वसा होता है उसमें, और उसमें तेल होता है, अचार में देखेंगे तेल होता है, वह जब तेल जो होता है वो जो है कि खाद्य पदार्थ, मतलब बनाए गए जो होते हैं खाद्य पदार्थ से बनाए थे। अब जो उसे खुला रख देंगे, यानी कि अचार किससे बना होता है, तेल सब नया होता है एकदम चटकार, तो जब अचार को हम खुले में रख देते हैं तो वो जो है क्या कहता है, वायु यानी कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और एक ऑक्सीकृत हो जाता है। जब वो ऑक्सीकृत हो जाता है तो क्या होता है भैया, तो उसमें एक विशेष प्रकार का गंध हो जाता है, कोई विशेष प्रकार का गंध उत्पन्न हो जाता है या फिर आ जाती है, तो उसका स्वाद क्या होता है, खराब हो जाता है, तो उसका स्वाद खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। आप इसके उदाहरण को याद रखिएगा, ठीक है, इसके यहाँ पे ये उदाहरण और इसके ये उदाहरण, ठीक है। देखिए जैसे वो नहीं कहते हैं
कि जब उसमें विशेष, इसे याद रखिए, जब उसमें विशेष गण तो दहिया लग जाता है, कहते हैं दहिया लग गया, बेकार हो गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये जितने भी टॉपिक है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए हमने अभी संतुलित अभिक्रिया, ठीक है, संतुलित अभिक्रिया को नहीं पढ़ा है। अब हम यही तक पढ़ा रहे हैं, और इसके बाद जो वीडियो आएंगे ये इस वन शॉट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर में हमने सभी करा दिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो बहुत लोग नहीं देखते हैं कि यार ये बहुत वीडियो लंबा है, तो हम क्या करते हैं कि पार्ट वाइज कर देते हैं। उसमें हम बस संतुलित अभिक्रिया पढ़ा है, ठीक है, कि संतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, क्या कि संतुलित कैसे करें, ठीक है, किसी भी जैसे समीकरण, आधा तो हमने इसमें बता ही दिया कि संतुलित किसे करना है, कैसे करना है, उसमें हम वो पढ़ाएंगे। और देखिए उसके उसमें जो और जो इसमें छूटे हुए हैं, इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट छूटे हुए हैं हम उसको भी उसी वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यदि कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को पीछे करके देखिए। ठीक है, और हमने जो इसमें जो इसकी परिभाषा है, परिभाषा हो चाहे उदाहरण हो, हम इसको 2-3 बार नहीं रिपीट किए हैं। यदि हम 2-3 बार यदि इसकी परिभाषा को रिपीट करते, ये हो चाहे संयोजन हो, वियोजन हो, या फिर द्विविस्थापन हो, विस्थापन हो, ठीक है, चाहे जितने हो, उपचयन, अपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, जितने जितने भी टॉपिक हैं हम इसको एक ही या फिर 2 बार रिपीट किए हैं। ठीक है, उसके ज़्यादा हम रिपीट करते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।